अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रक्स मोहब्बत की थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इस मिशन को ज्वाइन नहीं कर सकता सर, आप प्लीज़ मुझे इस मामले में फोर्स नहीं करें। ये मंजर है एक अंधेरे कमरे का, जहाँ इस वक्त सिर्फ खिड़की से आती चांद की रोशनी मौजूद थी। कमरे में मौजूद दो कुर्सियाँ जो एक लंबे से टेबल के दाएं बाएं पड़ी थी, इन पर दो नफूस बरजमान थे। एक शख्स की भारी आवाज़ इस कमरे में गूंजी थी, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस मुल्क मालिक को और ख़ास करके तुम्हारी टीम को तुम्हारी ज़रूरत है। के मुकाबले बैठे इस शख्स की बात पर जैसे इसका चेहरा एक लम्हे में संजीदा हुआ था। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं इस मिशन के लिए कभी हामी नहीं भरूंगा। सामने वाली की जिद बेकरार थी। दूसरे शख्स को अपना इरादा धमकाता नजर आ रहा था, मगर वो एक फौजी था और आखिरी हद तक कोशिश करना चाहता था। आईएसए के प्रोफेसर रह चुके हो तुम, इतना तो जानते हो कि बगैर वजह के मैं यहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं हूँ। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं सर? 30 साल की आवाज़ में तो छू थी। रोहान कबीर इस ग्रुप का मास्टरमाइंड है, जो उन बच्चों के ऑर्गेनिक्स को बेचकर लीगल काम कर रहा है। ढके छुपे लफ्जों में मेजर ने काफ़ी कुछ पावर करवाया था। अब मुकाबले पर एक वहशत तारी हुई थी। एक लम्हे से पहले वो माजी का वार खोलकर इस सफ़े को याद कर रहा था जिसने सब को छीन लिया था। आंखों में मौजूद सुर्खी इसकी जब्त की गवाही दे रही थी। मुझे इसकी सारी डिटेल चाहिए सर, और मिशन को मुकम्मल करने के लिए वक्त में मैं आपको डिटेल मिलने पर बता दूंगा। एक झटके से उठकर वो वहां से अंधेरे में गायब हुआ था, जबकि वहां मौजूद मेजर शरियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। खान हवेली में इस वक्त सब सुबह का नाश्ता कर रहे थे जब यसरा बेगम की आवाज़ पर सब मुतवज्जो हुए थे। हाना बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में भी खुशियाँ आएँ, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि समाइम और अनफाल की शादी तमाम रस्म व रिवाज के साथ कर दी जाए। यसरा बेगम की बात पर सुमैम ने संजीदगी से नहीं देखा था, जबकि अनफाल को शौक लगा था। सदमे की कैफियत में वो यसरा बेगम को देखने लगी थी। अक्सम और अनफाल ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा था। अम्मा जान, जैसे आपको मुनासिब लगे आप बता दें, हम वैसे ही करेंगे। आपकी खुशी हमें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज है। अक्सम के नरम लहजे के साथ यसरा बेगम की तजवीज़ की कबूलियत पर अनफाल का सदमा ख़त्म हुआ। लेकिन पापा, मेरी स्टडी शादी के बाद मुकम्मल हो जाएगी। सुमैम नजरें झुकाए बिना किसी की तरफ देख के संजीदा लहजे में इसकी बात काट कर दरमियान में बोला था। सुमैम के लफ्ज़ों पर सब मुस्कुराए थे, सिवाय अनफाल के, जो लब कुचलती अपने ज़ब्त को आज़मा रही थी। पापा, आप जानते हैं मैं पढ़ लिख कर अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है इस घर में तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मौजूद है। शादी के बाद तुम्हारे नाम नकद की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम्हें काम में बिल्कुल नहीं करने दूंगा, शौकिया भी नहीं। और दूसरी बात, कल को अगर मैं मर भी जाता हूँ ना, तो तुम्हारे लिए इतना कुछ तो छोड़ कर जाऊँगा कि तुम्हें कभी भी दो टोकी की जवाब ना करनी पड़े। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह रात को मिलते हैं। सुमैम ने दोबारा से इसकी बात दरमियान में काट कर अपनी बात मुकम्मल की थी। अंदाज़ा दो टोके था। वो कल को जवाब जैसे चढ़ने में किसी की सूरत नहीं थी पड़ने वाली। सबको अल्लाह हाफिज़ बोल कर वो वहाँ से जा चुका था, जबकि हानम ने मुस्कुरा कर अपनी बेटी को देखा, जो नाराज़गी चेहरे पर सजाए वहाँ से अपने कमरे की जानिब चली गई थी। वो ऑफिस से वापस घर जा रहा था जब रोड पर खड़ी लड़की पर इसकी नज़र पड़ी। मुक्सिल, जो आज अपनी किसी दोस्त की दावत के घर दावत पर गई थी, ड्राइवर का इंतजार करते रोड पर निकल आई थी। मूसा ने गाड़ी के सामने रोकी तो वह हैरानगी से मूसा को देखने लगी। मूसा गाड़ी से निकलकर बाहर आया और मुक्सिल को देखने लगा, जो हजाब में मुस्कुराती हुई काफ़ी मासूम लग रही थी। मुक्सिल, यहाँ क्या कर रही हो? मूसा ने नरमी से पूछा था। मूसा लाला, हम अपने दोस्त के घर गया था, इसकी सालगिरह थी तो हमारी दावत थी, अब हम ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं। मुक्सिल की तफसीली जवाब पर वह मुस्कुराया था। अच्छा चलो फिर, मैं तुम्हें हवेली वापस छोड़ाता हूँ। मूसा की बात पर वो सर हिलाती पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। अनफाल और भाई कैसे हैं? मूसा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो वो मुँह बसूर कर रह गई। मूसा लाला, कैसे हो सकती है वो दोनों? तुम ये खुद सोच लो, क्योंकि दादा जान ने एक नियाम में दो तलवारों को इकट्ठा किया। मुक्सिल इनकी लड़ाई को याद करके बोली थी। हाँ हाँ, वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे अपने और तला के बारे में क्या ख्याल है? मूसा ने शरारत भरी मुस्कुराहट लबों पे सजाए इसे तंग करना शुरू किया था। हम तो नहीं लड़ता, क्योंकि तला पर हमारा काफी रोब है। फर्जी काला छाड़ते हुए मूसा को कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा एक बात पूछूं? मूसा ने मुस्कुराते उसे मजीद जिद करना शुरू किया। मूसा लाला, तुम इजाजत वैसे मांग रही हो जैसे तुमने कश्मीर को फतह कर लिया। पूछ लो, क्या पूछना है तुमको? उक्सिल आंखें मटकाते हुए बहुत मासूम लग रही थी। अगर कभी तुम्हें तरह से जुदा होना पड़ा तो तुम क्या करोगी? मेरे ख्याल से तो पागल हो जाओगी, है ना? मूसा का मजाक में किया गया सवाल मुक्सिल की सांसें जैसे सीने में अटका गया था। वो खामोशी से लब भींच गई थी, आंखों में नमी का समंदर जैसे ठा मारना शुरू हो गया था। मूसा ने बैग में रस्सी से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने लफ्जों से मुकाबले को रुला गया है। आई एम सॉरी मुक्सिल, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मूसा की परेशान आवाज पर वो नाम आंखों से बामुश्किल मुस्कुराई और फिर गाड़ी के रुकते ही वहां से बिना कुछ बोले हवेली के अंदर चली गई। मूसा ने खुद को कोसा था,
लानत है तेरे मज़ाक पे, ऐसे कौन किसी को हर्ट करता है चवल इंसान। चलो सॉरी भी तो बोला था, मगर मजाल है जो ये मैडम मुझे हवेली के अंदर आने की दावत दे देती। खुद से बड़बड़ा कर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जा चुका था। वो मोबाइल साइड टेबल पे रखकर अभी सोने की तैयारी कर रहा था जब इसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल उठाकर देखा तो जो नंबर सामने ब्लैंक कर रहा था वो सुमैम के लबों पर मुस्कुराहट ले आया था। कॉल रिसीव करके इसने दाएं कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम लाला जान, कैसे हैं आप? तला की नर्म आवाज़ और मोहब्बत भरा लहजा सुमैम खान को हमेशा की तरह अंदर तक सरशार कर गया था। वालेकुम सलाम लैला की जान, कैसे हो? पढ़ाई कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? और पढ़ाई तो A1 जा रही है। तला ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। मैं भी ठीक हूँ, मैम ने जवाब दिया और बेडरूम से टेक लगाई थी। लैला जान वो कुछ पूछना था आपसे। तला की हिचकाहट पर वो मुस्कुराया था क्योंकि जानता था वो किस बारे में बात करना चाहता है। हाँ पूछो, मैम ने बताया खुद को लापरवाह ज़ाहिर करती उसे इजाज़त दी थी। लाला आप तो जानते हैं ना कि 3-4 दिनों बाद मुक्सिल की सालगिरह है, तो क्या मैं सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान आ सकता हूँ? तला ने जल्दी से बात करके आंखें बंद की थी, जैसे वो सामने ही बैठे हो। उसकी बात पर सुमैम खुलकर मुस्कुराया था। और तुम्हारे पेपर्स का क्या होगा? कॉलेज ट्रिक की वजह से इनकी डेट अगले 2 माह की रखी गई है। तला ने तेजी से जवाब दिया था। हाँ ठीक है आ जाओ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हारी बहन की शादी भी है तो अब इसमें शिरकत करके ही जाना। सुमैम की ला पर तला अपनी जगह से उछला था। मतलब लाला जान आप मेरे बगैर शादी करने वाले थे? तला सदमे से पूछने लगा। तुम्हारे बगैर शादी क्यों नहीं हो सकती मेरी? तुम दुल्हन हो जिसकी शिरकत लाजमी हो। उस्मान ने मुस्कुराते उसे मजीद तंग किया। कोई नहीं कह सकता था कि यही शख्स बीवी के लिए पत्थर दिल और बाकियों के लिए नरम दिल था। हाँ कुछ ऐसा ही समझ ले। और अनफाल आपा को तो मैं बताता हूँ, मुझे बताने की जहमत नहीं की। मोहतरमा ने तला की बात पर वो मुस्कुराया था, मगर आंखों में मौजूद शरारत जैसे दुश्मन जान के नाम पर पग से उड़ी थी। अच्छा तला, तुमने जब आना हुआ मुझे बता देना, मैं टिकट्स वगैरह ला कर इंतजाम कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। फी अमानिल्लाह, इस्माइल ने संजीदगी से कहा और तला का जवाब सुनकर मुस्कुराती हुई कॉल ड्रॉप कर गया। मोबाइल को बेड पे फेंकते हुए अजियत से मुस्कुराया था, आंखें भी सख्ता नम। कितना मुश्किल है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना अनफाल, जब मुझे मालूम है कि तुम्हारा दिल का मकीन कोई और है। सुमैम खुद से बोला और फिर गुस्से से उठा और अपने कमरे में मौजूद बॉकलूनी का दरवाज़ा खोलकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। शायद अंदर लगी आग को कम करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी। किस्मत दूर खड़ी इसकी हालत पर अफसोस कर रही थी। माजी 16 साल मुक्सिल भागती हुई तला को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो उसकी किताब पकड़कर भाग रहा था। वो दोनों खान हवेली के बड़े से लॉन में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जब अनफाल थक कर घास पर बैठ गई, दिलदावर और यासरा बेगम समेत वहाँ सब घर वाले वहाँ मौजूद थे सिवाय समाइम के जो कि सोया हुआ था। क्या हुआ आपा जान, बुक नहीं चाहिए क्या? वो 14 साल तला से चढ़ाते हुए पूछने लगा। नहीं चाहिए, रखो तुम अपने पास, दे देना अपनी बीवी को। अनफाल जलकर बोली थी। सब घर वालों के चेहरे पर इसकी बात सुनकर मुस्कुराहट आई थी, जबकि मुक्सिल जो पेंटिंग बुक पकड़े कोई पेंटिंग कर रही थी सिकोने लगी। तला ने मुस्कुराती हुई वो बुक मुक्सिल को गोद में फेंक दी थी। आपा जान, दे दी मैंने अपने होने वाली बीवी को। इसकी बात पर अक्सम ने इसे कोरा था, जबकि अरतसाम मुस्कुराकर मुस्वी तअस्सुफ से इसे देखने लगा था। तला शर्म करो, कुछ बच्चे हो अभी। नहानम की तनबीह करती आवाज़ पर वो मुस्कुराया। शरारत आंखों में चमकी थी। अम्मा अगर ऐसी बात है तो उस बच्ची की बात आपने बचपन में ही तय क्यों कर दी थी? मैं तो तब फीडर भी नहीं पकड़ता था जब ये उर्दू पंजाबी का मिक्सचर आपने मेरे नाम कर दिया। तला के जवाब पर जहां अतसम और दिलावर खान का कहका लाउन में गूंजा था, वहीं लाउन में दाखिल होते मैम ने इसे कोरा था। इंसान अगर थोड़ी सी शर्म कर लेना तो कुछ भी नहीं जाता। स्वयं की बात पर वो बत्ती दांतों की नुमाइश करते मुंह शर्मा कर अपने जवाब से इसे लाजवाब कर गया। लाला जान शर्म करता तो कसम से कभी भी आज एक अदद मंगेतर न होती मेरी। मेरे माँ बाप को तो मालूम था कि मैं पैदाइशी बेशरम हूँ, इसलिए तो बचपन में मुझे बता दिया मेरे लिए एक नमूना पहले ही तय है जिसके लिए मुझे सिर्फ हाँ करनी है। तुम अम को नमूना समझती है तला? मुक्सिल की सदमाती आवाज़ पर वो मुस्कुराया था। शरारत से कान को जाता वो सबको देखने लगा और फिर एक लंबी सांस फिजा में खारिज करते वो गोया, कसम से आपको एक नमूना नहीं बल्कि 8वां अजूबा समझता हूँ। इसके जवाब पर मुक्सिल ने अपनी पेंटिंग वो किसके सर पे मारी, जबकि इस्माइल की नज़रों का मरकज़ सिर्फ अनफाल की ज़ात थी। अक्सम और हालम की इस कदर दीवानगी देखकर मुस्करा दिए थे। जारी है, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। लाउंज में वो सोफे पे बैठी चाय पी रही थी और साथ ही सामने लगी बड़ी सी एलसीडी पर कोई मूवी देख रही थी। अक्सम और हानम रात का खाना खाकर सो चुके थे, जबकि मुक्सिल किचन में अपने लिए चाय बना रही थी।
जब सुमैम की गाड़ी का हैरन सुनती अनफाल के मुंह की जावी बिगड़ी थी। नीली आंखों में नागवारी का तस्वर उभरा था। इस शख्स की बातों से अब इसे उकताहट होती थी। ब्लैक थ्री पीस पहले वो अपनी शानदार शख्सियत लिए लाउंज में दाखिल हुआ था। सामने अनफाल की पुष्ट को देखकर इसका चेहरा एकदम स्पट हुआ था। वो बिना इसकी तरफ देखे वहां से अपने कमरे की जाने बढ़ गया। अनफाल ने इसकी पुष्ट को गोरा था। सड़ू अकड़ू बदतमीज, जरा जो मेरी मामा ने इनको तमीज सिखाई हो, ये नहीं कि बीवी सामने बैठी है सलाम कर ले। नहीं जी, फिर ये अना के छंटे कैसे बुलंद होंगे। अनफाल होश से बड़बड़ाती हुई दोबारा से फिल्म की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। तकरीबन 25 मिनट बाद सुमैम का काले रंग की सलवार कमीज पहने, गीले बालों को कंघी से सेट किए, कंधों पर ब्राउन कलर की चादर ओढ़े, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वो लाउंज में दाखिल हुआ और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। जब इसके मोबाइल की रिंग पर अनफाल इसकी जानिब मुतवज्जो, उसको एक नज़र देखकर वो सौकित रह गई थी। सलवार कमीज कम ही पहनता था। सुमैम काल सुनती मुस्कुरा रहा था। अनफाल अपने हवास में वापस आई तो रवायती बीवों वाला जज्बा अंगाड़ी लेकर इसके अंदर पैदार हुआ था। इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप? सुमैम जैसी काल सुनकर बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। अनफाल की आवाज़ पर वो रुका और पलट कर इसे देखने लगा। नीली आंखों में इस वक्त जेलसी का तासुर साफ नजर आ रहा था। सुमैम को हैरानगी हुई थी, लेकिन वो बेतसुर अंदाज में अपने दायां अब्रू अचकाकर इसे देखने लगा। इसके देखने पर अनफाल घबराई थी, लेकिन खुद को बहादुर साबित करने के लिए दोबारा अपना सवाल दोहराया। किससे मिलने जा रहे हैं आप इतना तैयार होके? सुमैम आहिस्ता से इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा तो अनफाल अपने कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। अनफाल पीछे होती अचानक सोफे पर गिरी। इससे पहले कि वो संभलती, सुमैम इसके पास पहुंच गया। अनफाल की बाएं जानिब अपना दायां हाथ सोफे की पुष्ट से टिकाए, जबकि बायां घुटना इसकी जानिब दाएं जानिब रखकर इसे अपने हिसार में कैद कर गया। वो अपना चेहरा इस चेहरे के करीब करते इसकी लड़जाती पलकों को देखने लगा। इत्मीनान तो एक लम्हे में खत्म हुआ था। क्या ये सवाल पूछने का इख्तियार मैंने तुम्हें दिया है? मैम का नर्म लेजा था, मगर अफसोस से वो मुकाबले को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया था। मैं बीवी हूँ आपकी, आप चाहकर भी इस हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते। जिस रिश्ते को तुम सिरे से मानने से इनकारी हो, इसको अपने मुंह से कबूल करके क्या साबित करना चाहती हो? अनफाल के चेहरे पर मौजूद बालों को अपने बाएं हाथ से पीछे करते वो ऐसी नजरों के इशारे में लिए हुआ था बोला था। अनफाल इसकी लमर पर लर्जा सी गई थी, चेहरा गुलजार हुआ था। मुकाबले की सांसों की तपश से वो लब को चलती नीली आंखों पर मौजूद पलकों की झाड़ को सज्जा रेज कर गई थी। ये मंजर सुमैम खान की दिल की दुनिया को तय माला करने के लिए काफी था। सुमैम भी सख्त चुका था। इसकी परफ्यूम की खुशबू मुकाबले के गिर्द हसार मजबूत से मजबूत तरीन करती जा रही थी। बेखुदी में झुककर वो उसकी पलकों पर अपने लब रखती उसे सांस रोकने पर मजबूर कर गया था। महबूब की कुर्बत सब बुला देती है, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेवफाई दिलो दिमाग पर ऐसी नक्श होकर रह गई है कि तुम्हारी ये अदाएं भी मुझे जैसे शख्स पर असर नहीं करती। चाहे कुछ भी कर लो, सुमैम खान की मोहब्बत को कभी वापस नहीं पा सकोगी। इसके दाएं कान में सुमैम बोलती हुई अपने लबों को इसके कान की लौ से बार बार छू कर जैसे दिलो दिमाग की जंग में मुब्तला करके वहां से जा चुका था। जबकि अनफाल ने आंखें मुक्सिल की आवाज पर खोली थी। आपा जान, तुम यहाँ आंखें बंद करके क्यों बैठा है? मुक्सिल हाथ में चाय का कप पकड़े न समझी से पूछने लगी तो अनफाल ने जल्दी से आंखें खोली थी। क्योंकि धोखेबाज फ्लैटरी है तुम्हारा लाला जान। अनफाल मुंह में बड़बड़ाती हुई मुक्सिल को घूर कर अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि मुक्सिल कंधे अचकाती हुई वहां से अपने कमरे की जानिब चली गई। वो मुस्कुरा कर दाएं हाथ की शहादत की उंगली में चाबी घुमाता सीटी बजाकर घर के लाउंज में दाखिल हुआ। सामने उसामा को देखकर एकदम सीधा हुआ और इर्द गिर्द देखने लगा। उसामा जो रात के 8 बजे से इसका इंतजार कर रहा था, अब घड़ी को देखने लगा जहां 12:10 हो चुके थे। इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मूसा मुसुई हैरानगी को चेहरे पर सजाए वो तंजी अंदाज में बोला तो मूसा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला कूटा। डैड, मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा जल्दी आ गए। हल्काना न्यू ईयर नाइट की पार्टी अभी भी जारी थी। मूसा चेहरे पर बला की मासूमियत ओढ़े जवाब में बोला तो सामा से घोर कर रह गए थे। तुम्हारी वापसी 11 बजे होनी थी, फिर लेट क्यों हुई है डैड? वो दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चला। मूसा मनमनाती हुए बोला तो सामा ने गहरी सांस फिजा में खारिज करते हुए इसे देखा। मूसा, जिंदगी को संजीदा कब लोगे? इधर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की फिक्र सता रही है, इधर तुम लापरवाही के कमाल मुजाहिरों से मेरी बनती नीयत बिगाड़ रहे हो। उसामा दान पीस कर मूसा से मुखातिब हुए थे। डैड, क्यों किसी की बेटी की बददुआएं लेनी है आपने? मूसा की बात पर उसामा ने सवालिया नजरों से इसे देखा, जिसके चेहरे पर संजीदगी जबकि आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। मतलब ये कि जब मेरी बीवी ने मुझे आपसे मार खाते देखना है तो इसने बहुत ज्यादा बददुआएं देनी है आपको। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे तक तुम्हारे सुधारने के चांस नजर नहीं आ रहे। उसामा की बात पर मूसा का कहकर लाउंज में गूंजा था।
سوری ڈیڈ، نیکسٹ لیٹ نہیں ہوں گا، اور اپنی نیت پھر سے بنا لیجیے کیونکہ شادی کا نام سن کر میرے ارمان بھی جاگ رہے ہیں۔ میری مجھ سے یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا جبکہ اسامہ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ آفس جانے کے بعد سے وہ کافی حد تک اس سے فرینک ہو چکا تھا، مگر کبھی کبھی جھجک آڑے آ جاتی تھی اور اسامہ یہی جھجک کو ختم کرنا چاہتے تھے۔